हेलो फ्रेंड्स, आज हम पिग फार्मिंग के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आई प्रॉमिस आपको किसी और वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा। ऐसा डिटेल्स में वीडियो यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप पिग फार्मिंग करना चाहते हैं एंड आपके पास पैसा नहीं है तो आप सीरियस है पिग फार्मिंग को लेके, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पिग फार्मिंग के बारे में A to Z नॉलेज मिल जाएगा। इंडिया में पिग फार्मिंग एक ग्रोइंग सेक्टर है। ये ईयर ऑन ईयर 10 to 15% सीजर रेट पर ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट भी पिग फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है। गवर्नमेंट का स्कीम भी है, लोन फैसिलिटी भी है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड पिग मीट, जिसको हम पोर्क कहते हैं, ये बहुत ही टेस्टी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यूएसए में एक सर्वे किया गया था जिसमें 55% लोगों का बोलना था कि उनको सबसे ज़्यादा पोर्क पसंद आता है, देन मटन, देन चिकन। 45% को बोलना था कि उनको पहले मटन, देन पोर्क, देन चिकन पसंद आता है। तो आपको क्या पसंद आता है आप कमेंट में बताइए, अभी नहीं वीडियो देखने के बाद। तो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पिग ब्रीड, देन हाउ टू सप्लाई द फार्म पिग टू नॉर्थ ईस्ट, how to export pig, how to market your pig farm, how to breeding process of pig। पिग ब्रीडिंग का जो लाइफ साइकिल होता है, उसका बच्चा पिगलेट देने से लेकर उसको मार्केट रेडी करने तक वो प्रोसेस क्या होता है हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट, फीड फीड कैसे आप दे सकते हैं, आपको होटल वेस्ट देना सही रहेगा या फीड खुद बना के देना सही रहेगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। शेड कैसे बनाएंगे और पिग को डिजीज और वैक्सीन क्या क्या लगता है, केयर और मैनेजमेंट आप कैसे अपना फार्म का कर सकते हो। लोन फैसिलिटी भी देखेंगे, आपको लोन फैसिलिटी क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है। तो चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रीड। टाइप्स ऑफ ब्रीड में आपका क्रॉस ब्रीड में है यॉर्कशायर है। ये हाईली यूज्ड ब्रीड है हमारा कमर्शियल पर्पज़ के लिए। इसका एवरेज लिटर साइज है 10 to 14। लिटर साइज मतलब उसका बच्चा कितना दे सकता है एक बार में, उसको लिटर साइज बोला जाता है। तो इसका एवरेज लिटर साइज है 10 to 14। एवरेज मार्केट एज है 6 to 9 मंथ, मतलब ये 6 to 9 मंथ में मार्केट के लिए रेडी हो जाता है। वेट फॉर मार्केट एज आपको इसका 80 से 110 kg मिलेगा। एवरेज मेच्योरिटी एज 8 to 10 मंथ, 8 to 10 मंथ में ये मैच्योर हो जाता है, मतलब ये बच्चा पैदा करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो पूरा एवरेज बॉडी वेट ऑफ मैक्सिमम एवरेज वेट जो होता है इसका 230 to 350 kg होता है फीमेल में, और मेल में आपको 300 से 450 kg तक किया जाता है मेल में। नंबर ऑफ टीट्स मतलब जो उसका मिल्क फीड करने का जो माध्यम है उसको टीट्स बोलते हैं। तो उसका नंबर ऑफ टीट्स आपको 14 से 16 मिल जाएगा। देन है लैंड्रेस, इसका एवरेज लिटर साइज 10 to 14, मार्केट एज 6 to 9 मंथ, और मार्केट रेडी जो वेट होता है इसका 80 to 100 kg, और वो 8 से 10 मंथ तक मैच्योर हो जाता है। मैक्सिमम जो जाता है इसका फीमेल में वेट 200 to 320 kg, और मेल में जाता है 270 to 360 kg। एक और ब्रांड है, ब्रांड मतलब ब्रीड, एक और ब्रीड है हैम्पशायर है, HAMPSHIRE, हैम्पशायर है। ये यूएसए में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये कोई भी क्लाइमेट को टॉलरेट इजीली कर सकता है। इसका लिटर साइज है 7 to 9। ये 6 to 9 मंथ में थोड़ा जल्दी ये मैच्योर हो जाता है, और इसका जो मार्केट रेडी वेट है 70 to 90 kg, थोड़ा कम है। और इसका जो है ग्रोथ का 7 to 10 मंथ लगता है, और इसका मैक्सिमम वेट जो जाता है मेल में वो 90 to 200 kg, और सॉरी फीमेल में 90 to 200 kg, मेल में 150 to 250 kg। इसका लिटर साइज है 14। ड्यूरोक का लिटर साइज है 14। तो एक और हमारा प्रेस ब्रीड है ड्यूरोक, ये भी यूज़ किया जाता है, लार्ज ब्लैक क्रॉस। और टेमवर्थ एक है, TND भी उसको बोला जाता है, ये झारखंड का ब्रीड है स्पेशल, टेमवर्थ। ब्रीड चूज करने का सही तरीका जान लो। अगर आपको किसी भी ब्रीड आप जिस भी ब्रीड चूज करोगे उसको
किस किस पैरामीटर से आपको सिलेक्शन करना है, ये थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रीड चूज करने का सही तरीका है जिसका लिटर साइज ज़्यादा हो, मतलब बच्चे देने का क्षमता जिसमें ज़्यादा हो वही ब्रीड आपको चूज करना है। जिसका टीट्स ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 14 हो, यही आपको चूज करना है। और फीड एफिशिएंसी जिसका ज़्यादा हो। एफिशिएंसी ज़्यादा हो का मतलब क्या है? फीड एफिशिएंसी का ज़्यादा होने का मतलब है कि कम फीड में जो ज़्यादा वेट गेन कर सकता है, इसको बोलते हैं फीड एफिशिएंसी। तो ऐसा ब्रीड आपको चूज करना है जो कम फीड खा के ज़्यादा वेट गेन कर सकता है। एंड जिसको डिजीज फ्री हो, जो ज़्यादा डिजीज जिसको नहीं हो, उसको वैसा ब्रीड आपको चूज करना है। ब्रीड मतलब क्या? आप ब्रीड तो 4-5 ही है, तो उस 4-5 में भी आपको जब जाओगे आप सिलेक्ट करने के लिए, तो आपको देखना है कि वो जो आप पोर्क जो पिग है उसको चेक करना है कि वो इस पैरामीटर से गुजर रहा है कि नहीं। और वो जो भी पिगलेट आप चूज करोगे उसको उसका माँ मदर को देखोगे कि उसका मदर को कुछ मतलब ज़्यादा डिजीज ना हुआ हो, और उसका टीट साइज देखोगे, उसका लिटर साइज चेक करोगे, ये सब चेक करोगे। इंडिया में पिग फार्मिंग बहुत जगह में होता है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट, असम, मेघालय, मिजोरम, ये सब में, आपका नागालैंड में भी, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ज़्यादा पिग फार्मिंग होता है। पिग कंजप्शन भी इस स्टेट में ज़्यादा है। एंड देन आपके पास हमारा यूपी है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है। असम में आपका टोटल 45 लाख प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर ईयर। एंड नागालैंड में 7 लाख, मिजोरम में 20 लाख पर ईयर प्रोडक्शन कैपेसिटी है। यूपी में अब तक 14 लाख पर ईयर का प्रोडक्शन है, वेस्ट बंगाल में 9, झारखंड में 8 लाख। बेसिकली यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, देन आपका है पंजाब, ये सब स्टेट से नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादातर माल जाता है। एंड पिग मीट का जो रेट है वो ईयर एंड ईयर इंक्रीज होते होते जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं है, प्रोडक्शन ज़्यादा कम है। तो इसी पे आता है एक हमारा फार्म बनाने का एक आइडिया। तो यहाँ पे फार्मिंग करके, पिग फार्मिंग करके बिजनेस करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। जनरली पिग फार्मिंग के लिए जो कमर्शियल यूज़ होता है पिग, वो क्रॉसब्रीड पिग यूज़ किया जाता है। क्रॉसब्रीड का मतलब जो फॉरेन मेल पिग को, जो देसी फीमेल पिग है उसके साथ मेटिंग करने के बाद जो पिगलेट निकलता है उसको क्रॉसब्रीड कहा जाता है। डिफरेंट आपका रीजन के हिसाब से पिग ब्रीड को डिफरेंट नाम से भी बुलाते हैं, उसका रीजनल नेम भी है, पर जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है जो नाम मैं आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी। चलिए अभी डिस्कस करते हैं पिग ब्रीडिंग प्रोसेस, पिगलेट टू पिग। स्टेज 1, पिगलेट टेक बर्थ, मतलब पिग का बच्चा पैदा हुआ। जब पैदा हुआ उसके 5 महीने के बाद, आफ्टर 5 मंथ ऑफ हिज बर्थ, ये मार्केट के लिए रेडी हो जाता है। इसका वेट 80 to 100 केजी हो जाता है। एंड जब से पैदा हुआ उसके बाद 8 मंथ, मतलब 8 मंथ आफ्टर ही बर्थ, ये रिप्रोडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाता है। मतलब अब ये बच्चा 8 महीने के बाद ये बच्चा पैदा कर सकता है। तब उसका वेट लगभग 150 to 200 केजी होगा। और आफ्टर 114 डे ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्स, 114 डे, और आप ऐसे भी कह सकते हो 3 मंथ 3 वीक 3 डेज के बाद ये पिगलेट्स को पैदा करता है। जब पिगलेट पैदा होता है 1.5 महीने तक वो अपने माँ के पास ही रहता है, माँ का दूध ही पीता है। आफ्टर 1.5 मंथ पिगलेट फीड खाने के लिए रेडी हो जाता है। उसका 3 स्टेज में फीड उसको दिया जाता है, स्टार्टर, ग्रोअर और फिनिशर, जो आगे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिर आफ्टर 5 मंथ वो पिग रेडी हो जाता है मार्केट में सेल करने के लिए। उसका वेट 80 to 100 केजी हो जाता है। देन अगर आपको उसको उससे बच्चा निकलवाना है तो आप उसको ये साइकिल फिर से आपको रिपीट करना होगा। अदरवाइज आप 5 महीने के बाद अगर बच्चा उससे नहीं निकलवाना है तो 5 महीने के बाद उसका 80 to 100 केजी जब हो जाएगा, आप मार्केट में सेल आउट करने के लिए आप भेज सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिए। एक गिल्ट, मतलब जो फीमेल पिग होता है उसको गिल्ट कहा जाता है।
जो 4 बार सेक्स करके मतलब आप 4 बार उससे बच्चा पिगलेट निकलवा सकते हो। उसके बाद आप नहीं निकल सकते हो, क्योंकि उससे बाद अगर आप उसको करवाओगे तो उसका जो बच्चा पिगलेट है वो वीक पैदा होगा। एक बो मतलब जो मेल पिग होता है, उसको आप 18 मंथ तक आप सेक्स के लिए वो रेडी है। उसके बाद आप वो बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद आप उसको यूज ना करें तो अच्छा है। अब आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको हर महीने रेवेन्यू आपका प्रोडक्शन होता रहेगा, प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू आपको आता रहेगा। आपको 2 केस बताऊंगा। फर्स्ट केस में आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, सेकंड केस में इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम लगेगा। तो दोनों केस ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि हर महीने आपको रेवेन्यू आता रहे। लेट सपोज केस 1 आप 10 पिगलेट लाते हो, 2 मेल एंड 8 फीमेल। आफ्टर 8 मंथ दे आर रेडी फॉर रिप्रोडक्शन। टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। Then after 4 months of reproduction, they will give birth to piglets. 11 पिगलेट पर हम फीमेल पिग हम पकड़ेंगे तो फिर आपका 8 था तो 88 पिगलेट आपको मिल जाएगा। तो ये जो आपको 88 पिगलेट मिला, ये कब मिला? आपको मिला 12th मंथ में। 12th मंथ मतलब कब से 12th मंथ? जब से आप पहले स्टार्टिंग में जब 10 पिगलेट लाए थे, 2 मेल 8 फीमेल, वहां से 12 मंथ के बाद आपको 88 पिगलेट मिला। तो जब आप पहले 10 पिगलेट लाए थे, उसका 8 मंथ के बाद तो वो रिप्रोडक्शन के लिए एलिजिबल हो गया। पर उसका 9 मंथ के बाद, जब से आप 10 पिगलेट लाए थे उसके 9 मंथ के बाद आप 4 गिल्ट और एक 4 गिल्ट मतलब बड़ा फीमेल पिग लेकर आओगे 9th मंथ में। उसके बाद 10th मंथ में और 4 गिल्ट लेके आओगे फीमेल पिग। 11th मंथ में और 4 गिल्ट लेके आओगे। 12th मंथ में और 4 गिल्ट लेके आओगे। 13 मंथ में और आपको नहीं लाना है, क्योंकि 13 मंथ में क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था 12th मंथ में आपको 88 पिगलेट मिल गया। जिससे आपको पिगलेट मिला जो भी फीमेल पिग से, वो रेडी हो जाएंगे 1 महीने के बाद फिर से रिप्रोडक्शन के लिए। मंथ में आपको नया पिगलेट मतलब गिल्ट लाने के लिए फीमेल पिग लाने का जरूरत नहीं है। 14 मंथ में आप 4 और फीमेल पिग लाओगे, 15 मंथ में भी लाओगे, 16 मंथ में लाओगे। बस 16 मंथ तक ही आपको लाना है। देन 16th मंथ में आपका जो पहले आप 10 पिगलेट लेके आए थे जो, और 12th मंथ में जो आपको 88 पिगलेट मिला, 16 मंथ में वो 80 to 100 kg हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट प्रोडक्शन आपको मिल गया 16th मंथ में। 16th मंथ में ही आपको एक्चुअली आप मतलब मार्केट के लिए सेल करने के लिए एलिजिबल हो। उससे पहले आप एक भी पैसा नहीं कमाओगे, 16 मंथ तक आपको वेट करना पड़ेगा। देन 17th मंथ पे आप जो 9 पिगलेट लेके आए थे, जो 9th मंथ में आप जो 4 गिट लेके आए थे, वो 17th मंथ में आके आपको जो उसका बच्चा था वो मार्केट के लिए रेडी हो जाएगा। 18 मंथ में सिमिलरली आप जो 11th मंथ में जो लेके आए थे, 10th मंथ में जो लेके आए थे, वो उसका बच्चा जो है वो 18 मंथ तक 80 to 100 kg हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही 19 मंथ में आप जो 11th मंथ में जो 4 गिल्ट लेके आए थे, उसका बच्चा जो है वो 19 मंथ तक मार्केट के लिए रेडी हो जाएगा। फिर 20 मंथ ऐसे ही जो सिमिलरली 16 मंथ का जो हमारा लास्ट एंड था, वो 26 मंथ में आपको मार्केट के लिए रेडी हो जाएगा। उसका जो पिगलेट था वो मार्केट के लिए रेडी हो जाएगा। देन ये सेम साइकिल आप कंटिन्यू करोगे। जब आप 10 पिगलेट लाते हो, 2 फीमेल 8 मेल, 2 मेल 8 फीमेल, तब उसका जो 4 महीने के बाद वो आपको 88 पिगलेट देगा, एज हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर पिगलेट 4 महीना लेते हैं, 4 से 5 महीना लेता है बड़ा होने के लिए। तो उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप कितना फर्दर आप रिप्रोडक्शन के लिए रखोगे और कितना मार्केट में दोगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर सप्लाई डिमांड ज़्यादा है तो फिर आप ज़्यादा पिगलेट को रखोगे फर्दर ग्रो करवाने के लिए। अगर डिमांड नहीं है तो आप मार्केट में सेल कर सकते हो, ज़्यादा आपको ग्रो करवाने के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। अगर हम 10 पिगलेट कंसिडर करते हैं, अगर आप 10 पिगलेट लाते हो
10 या फिर 5 एज यूजुअल आप जितना चाहते हो आप ला सकते हो। मैं 10 कंसिडर करता हूँ। उसमें से 2 मेल 8 फीमेल। एक पिगलेट का प्राइस जो है वो 3500 से लेकर 5000 रुपीज़ तक होता है, डिपेंड ऑन द रीजन आप कहाँ से लाते हो, कौन सा ब्रीड लाते हो। 10 पिगलेट का मैं पकड़ता हूँ 35,000 टू 50,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट पिगलेट। अगर आप पिगलेट नहीं लाके अगर आप प्रेग्नेंट पिग लाते हो तो एक प्रेग्नेंट पिग का मतलब अगर आप जो शो है प्रेग्नेंट शो है अगर वो लाते हो तो एक पिग का कॉस्ट आता है 20,000। अगर आप 8 लाते हो क्योंकि मेल का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्रेग्नेंट ही है, तो 20,000 इंटू 8 आपका हो गया 1,60,000 रुपीज़। अब देखते हैं फीड कॉस्ट। जैसे मैं बोला था फीड 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टार्टर, ग्रोअर एंड फिनिशर। एक पिग स्टार्टर में 17 केजी का फीड खाता है, तो स्टार्टर फीड जो आता है वो 32.4 रुपीज़ पर केजी आता है। अभी अभी अगर आज आप वीडियो देख रहे हो तो अभी का रेट है। तो स्टार्टर फीड आपका 3 महीने तक चलता है, उसका कॉस्ट आता है 550 रुपीज़ पर पिग। ग्रोअर में एक पिग जो है 90 केजी तक का फीड कंज्यूम करता है, उसका पर केजी कॉस्ट है 30 रुपीज़। तो ग्रोअर फीड 2 से 3 महीने तक और चलता है, तो इसका कॉस्ट आता है 2,754 रुपीज़ पर पिग। उसके बाद आप मार्केट रेडी कर सकते हो अगर बेचना है। अगर उसको रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है तो आपका फिनिशर पिग फीड भी लगता है। तो फिनिशर फीड में आपका 87 केजी आपका फीड कंज्यूम करता है एक पिग, उसका कॉस्ट आता है 27 रुपीज़ पर केजी। तो उसका कॉस्ट है 2401 रुपीज़ 2401 रुपीज़ पर पिग। तो एक पिग का कॉस्ट आता है आपका 5706 रुपीज़। तो 10 पिग का कॉस्ट आता है आपका 57,060 रुपीज़। देन जब आप 8 फीमेल पिग लाए थे, जो पिगलेट था आपका फीमेल, वो 10 अगर एक पिग अगर 10 पिगलेट देता है तो आपके पास 80 पिगलेट हो जाता है आफ्टर 12 मंथ, जब आप 10 पिगलेट लाए थे स्टार्टिंग में। तो ये जो 80 पिगलेट है 5 महीने लेगा 80 टू 100 केजी होने के लिए। तो उस पर आपको जो फीड कॉस्ट लगेगा वो कैलकुलेट करते हैं। उस पर आपको 1.5 महीने तक तो स्टार्टर फीड लगेगा जो 550 रुपीज़ पर पिग था। तो 80 पिग के लिए आपको टोटल कॉस्ट आएगा 44,064 रुपीज़ स्टार्टर का। फिनिशर का जैसे हम डिस्कस किए थे एक पिग का आएगा 2,754 रुपीज़, तो 80 पिग का आपका आएगा लगभग 2,20,300 रुपीज़। तो टोटल फीड कॉस्ट आपका आया 3,21,444 रुपीज़। अगर आप महंगा फीड यूज़ ना करके अगर आप किचन वेस्ट यूज़ करते हो तो इसका 1/4 कॉस्ट आएगा किचन वेस्ट यूज़ करने से, पर इससे बीमारियां फैलने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर 1/4 कॉस्ट लगता है किचन फीड, अगर अच्छा फीड का 1/4 कॉस्ट लगता है किचन फीड में, तो किचन फीड में आपको कॉस्ट आएगा 80,361 रुपीज़ बस। देन इन्वेस्टमेंट में आपका शेड कॉस्ट लगता है अराउंड 60,000 टू 1 लाख रुपीज़। लैंड कॉस्ट अगर 1 से 2 एकड़ आप लेते हो तो एग्रीकल्चरल लैंड के हिसाब से आपको 4 टू 5 लाख पर एकड़ आपको मिलेगा। अगर आप लीज करवा लेते हो गवर्नमेंट का लैंड तो और सस्ता मिलता है, पर उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देख लो लीज के बारे में, नहीं तो कभी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इग्नोर करते हैं इसे। बोरवेल कॉस्ट अगर पानी के लिए पानी फीड दोगे, पानी दोगे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, उनको नहाने के लिए, सैनिटेशन के लिए, तो बोरवेल कॉस्ट आपको 60,000 रुपीज़ आएगा। सोलर पैनल कॉस्ट क्योंकि एग्जॉस्ट लगाओगे, देन आप जो बोरवेल पानी जो आप आएगा वो आपका पंप के थ्रू, तो उसके लिए इलेक्ट्रिफिकेशन का ज़रूरत है। तो सोलर पैनल लगाने से आपको इलेक्ट्रिक में आपको कम एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो फिर सोलर पैनल का आपको कॉस्ट आएगा अराउंड 60,000 टू 1 लाख रुपीज़। वैक्सीन एंड अदर मेडिसिन कॉस्ट आपको आएगा 10 टू 20,000 रुपीज़। सो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप अच्छा फीड यूज़ करते हो तो 11 लाख
30,000 के करीब आता है। अगर आप होटल वेस्ट यूज़ करते हो तो 8,90,000 के करीब आता है आपको इन्वेस्टमेंट इनिशियल। अगर आप 10 के जगह 5 पिग लेके आते हो तो उसका कैलकुलेशन मैं किया हूँ, उस पर बस फीड का कॉस्ट को आप हाफ कर दो, क्योंकि आपको बाकी तो शेड कॉस्ट और पंप, वाटर पंप कॉस्ट, सोलर कॉस्ट ये तो आपको लगेगा ही, लैंड कॉस्ट ये तो आपको लगेगा ही, तो फीड का कॉस्ट को हाफ ही कर दो। अगर आप अच्छा फीड देते हो तो अगर 5 पी ला के शुरू करते हो, अच्छा फीड यूज़ करते हो तो आपको कॉस्ट आएगा 8,08,000 रुपीज़। अगर आप होटल वेस्ट यूज़ करते हो तो आपको लगभग 6 लाख रुपीज़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा 5 पिक के लिए। चलिए प्रॉफिट डिस्कस करते हैं। देखो प्रॉफिट आपको 16 महीने बाद ही आना शुरू होगा, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कहा था, आपको जब पिगलेट लाते हो वो 16 महीने के बाद मार्केट रेडी होता है, क्योंकि उससे आप पिगलेट निकालोगे, फिर वो पिगलेट मार्केट रेडी होगा, तो आपको ऐसे 16 महीना हो जाता है। अगर 16 महीने तक आप सस्टेन कर लेते हो तो पिग बिजनेस आपके लिए है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, आपका ये बर्बाद हो जाएगा। तो आफ्टर 16 मंथ आपके पास जो पिग है, पास टोटल 80 पिग है। एक पिग का करीब 80 to 100 केजी अगर आपके माल के चलते हो, मार्केट रेडी का जो वेट है, तो 80 पिग का आपको हो गया 8,000 केजी। केजी पर का प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है 115 to 120 रुपीज़ पर केजी। तो 8,000 केजी पर का प्राइस आपका हो गया 9,20,000 रुपीज़। सो प्रॉफिट आप एक्सपेंस माइनस कर दो, हम पहले इन्वेस्टमेंट जो फिक्स कॉस्ट को नहीं, फीड कॉस्ट को ही माइनस करना। तो मैं 9,20,000 से हमारा गुड फीड कॉस्ट, जो गुड फीड आप जो अगर यूज़ करते हो तो 3,56,400 रुपीज़ माइनस कर दो, तो आपका प्रॉफिट आएगा 5,60,000 रुपीज़। ये अगर आप गुड फीड यूज़ करते हो। अगर होटल लिस्ट यूज़ करते हो तो आपका प्रॉफिट आएगा 8,05,000 रुपीज़। ये जो प्रॉफिट आया, अगर आप पूरा जितना भी आपका पर्क था, मतलब पिक था, अगर 1 महीने में सेल करते हो तो 1 महीने का ये प्रॉफिट है, अगर 2 तो 2, अगर 3 तो 3, या 5 तो 5 महीने का ये प्रॉफिट है। चलिए फीड डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं पहले कहा था, फीड आपका 3 स्टेज में डिवाइड है: स्टार्टर, ग्रोअर, फिनिशर। स्टार्टर आपका 22 डेज से 60 डेज तक, मतलब 3 महीने तक चलता है। ग्रोअर आपका स्टार्ट होता है 2 महीने से 5 महीने तक। फिनिशर स्टार्ट होता है आपका 5th मंथ टू लेके 8th मंथ तक। जब स्टार्टर राशन खत्म होता है तो एक पिग का केजी वेट करीबन 17 केजी होता है। ग्रोअर राशन खत्म होने के बाद आपको एक पिग का साइज वेट करीबन 80 केजी होता है, और फिनिशर जब खत्म होता है तब डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड वो वेट मतलब डिसाइड होता है। जब मैं पहले बताया था मैक्सिमम वेट पर ब्रीड का, सिरी का करीबन आपको 200 केजी मिल जाएगा वेट। अब एज के हिसाब से पर डे कितना फीड देना चाहिए और उसका वेट कितना रहेगा डिस्कस कर लेते हैं। 1 से 2 महीने तक आपको 500 ग्राम पर पिग आपको देना है हर पर डे। जब 2 महीना हो जाएगा तो उसका वेट करीबन 12 केजी हो जाएगा। देन 2 से 3 महीने तक आपको 1 केजी पर डे एक पिग को देना है फीड। 3 महीने के बाद उसका 18 केजी वेट हो जाएगा। 3 to 4 मंथ तक आपको 1.25 केजी पर पिग आपको फीड देना है पर डे। तो 4 महीने के बाद उसका वेट 26 केजी हो जाएगा। 4th to 5th मंथ आपको 1.5 केजी पर पिग आपको फीड देना है पर डे, जिसका आफ्टर 5 मंथ आपको 36 केजी हो जाएगा एक पिग का वेट। देन 5 to 6 मंथ आपको पर डे 2 केजी फीड देना है, जिसका आपको वेट आफ्टर 6 मंथ करीबन 100 केजी हो जाएगा। तो स्टार्टर में आप येलो मेज, स्किम्ड मिल्क, ग्राउंड नट
ऑयल केक, व्हीट ब्रान, मोलासेस, फिश मील, ब्रोस वेस्ट ईस्ट, मिनरल मिक्सचर, विटामिन बी एंड विटामिन ए, ये सब मिक्स करके आप दे सकते हैं। अगर आप मेज नहीं देना चाहते हैं तो उसके जगह आप ब्रोकन राइस, व्हीट, सोरगम या बार्ली आप दे सकते हैं। और फिश मील के जगह आप स्किम्ड मिल्क पाउडर भी दे सकते हैं। तो जो मैं आपको बोला सोयाबीन राइस, मेज, ब्रोकन राइस, व्हीट ब्रान, जो आपको मैं बोला सभी इंग्रेडिएंट्स, उसको परसेंटेज वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। आप 500 ग्राम अगर आप एक पिग को फीड देते हो पर डे, तो 500 ग्राम में 25% आपका सोयाबीन होना चाहिए, या फिर राइस ब्रान होना चाहिए, या फिर मेज होना चाहिए, और 14% ग्राउंडनट केक होना चाहिए, 10% व्हीट ब्रान होना चाहिए, 5% आपका फिश मिल या फिर स्किम मिल्क पाउडर होना चाहिए, और 5% आपको मोलासेस होना चाहिए, 1% आपको मिनरल मिक्सचर्स आप ऐड कर सकते हैं, और 10 ग्राम आपको विटामिन ए बी मिक्स करके फीड बनाना चाहिए। ग्रोअर और फिनिशर स्टेज में भी फीड नॉर्मली सेम ही है, बस इसमें प्रोटीन का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा रहेगा। सिमिलर ही है मेज, व्हीट, बार्ली, राइस ब्रान, मोलासेस, व्हीट ब्रान, ग्राउंडनट केक, फिश मिल्स, मिनरल मिक्सचर्स, विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स। आपका यहाँ पे जो वहाँ पे आपका था मेज और राइस ब्रान 25% बने, यहाँ पे आपको 30% देना है। और ग्रोअर में आपको 1 kg फीड पर पिग आपको हर दिन देना है। वाटर आपको प्रेग्नेंट जो भी पिग प्रेग्नेंट है उसको 10 to 12 लीटर पर डे, लैक्टेटिंग शो मतलब जो दूध देता है जिसका पिगलेट है उसको 20 to 30 लीटर पर डे, ग्रोइंग पिग जो ग्रोअर स्टेज में है उसको 6 to 8 लीटर पर डे वाटर आपको देना है, और बोर मतलब मेल पिग को आप 12 to 15 लीटर पर डे आप वाटर दे सकते हैं। चलिए शेड के स्ट्रक्चर, आपका जो पिग फार्म है उसका शेड का स्ट्रक्चर कैसा है डिस्कस करते हैं। योर शेड शुड बी नॉर्थ टू साउथ फेस, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन तक आपका मतलब नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के तरफ आपका शेड जो है वो होना चाहिए। अगर उसका ग्राउंड थोड़ा रेज्ड, थोड़ा टॉप लेवल में है तो और भी अच्छा है। रूफ का जो हाइट है वो 8 to 10 फीट होना चाहिए। रूफ टॉप मतलब जो सीलिंग है उसका हाइट आपका ग्राउंड से 8 to 10 फीट होना चाहिए। और जो साइड वॉल्स है आपका ग्राउंड से 4 फीट तक आप ब्रिक या सीमेंट से आप बना सकते हैं, और रेस्ट और जो बचा 4 से 6 फीट है उसमें आप बम्बो या वुड, कोई भी वुड आपको यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वुड। और जो फ्लोर है उसको हार्ड सीमेंटिंग कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, सीमेंटिंग करना ही चाहिए क्योंकि और नॉन स्लिपरी रहेगा तो अच्छा है, अदरवाइज पिग स्लिप हो सकता है। ग्राउंड का स्लोप थोड़ा स्लोप अगर करेंगे तो अच्छा है, और साइड में नाला बनाएंगे। स्लोप 3 सेंटीमीटर तक आप स्लोप करेंगे ताकि वो जो यूरिन है वो आराम से नाला तक जा सकता है। एक रूम जो है आप जो शेड बनाओगे, रूम आप बनाओगे, एक रूम 80 to 100 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए उसका। आप 4 सेक्शन में डिवाइड करोगे जो भी रूम है। एक केज में ब्रीडिंग बोस रहेगा जो मेल पिग है, और एक केज में आपका एक मदर विथ पिगलेट्स जो लैक्टेटिंग पीरियड चल रहा है जिसका वो, और उसका बच्चा, और एक पेन में फैटनर्स रहेंगे, स्मूथर रहेंगे और एबव। का मतलब क्या, मतलब जो बच्चा दे चुका है ऑलरेडी और नेक्स्ट टाइम रिप्रोडक्शन के लिए उसको प्रिपेयर कर रहे हो, उस पेन में वो सब पिग रहेंगे। और एक पेन में ग्रोअर सभी रहेंगे जो भी पिगलेट था 1.5 महीने तक अपने मदर पिग के साथ था, उसका मिल्क खत्म हो गया तो उसको अलग करके और एक पेन में डालोगे, वो ग्रोअर स्टेज में वो पिग आता है, और 2 to 5 मंथ वहाँ रहेगा जब तक मार्केट रेडी नहीं हो जाता। लेट्स अंडरस्टैंड एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल क्या होता है, आपका पिगलेट जब
7.5 and 8.5 मंथ हो जाता है, तब वो रिप्रोडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसका एस्ट्रोस साइकिल शुरू हो जाता है। एस्ट्रोस साइकिल 18 से 20 अंडे तक चलता है। आपको कैसे पता चलेगा कि पिग का एस्ट्रोस साइकिल शुरू हो चुका है? सम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग एस्ट्रोस साइकिल: बार बार यूरिन करना, एपेटाइट मतलब खाने को मन नहीं करेगा, रोर चिल्लाएगा, स्वेलिंग, रेडनेस ऑफ वल्वा मीनिंग फीलिंग आपका फीमेल पिग का जो भी सेक्सुअल पार्ट है वो रेड एंड वाइड हो जाता है। तो तब 1 या 2 दिन के बाद आपको मेल पिग को फीमेल पिग के चैम्बर में भेजना है। 3 से 7 मिनट तक मीटिंग के बाद आपको मेल बोर जो है मेल पिग को बाहर निकाल लेना है। देन आफ्टर 10 to 12 आवर सेकेंड टाइम आपको बोर को जो मेल पिग है उसको वापस मीटिंग के लिए भेजना है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ध्यान में रखना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ द पिग फीड में प्रोटीन का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। फीड में सॉल्ट, विटामिन एंड मिनरल मिक्सर होना चाहिए। ऑयल सीड केक, इससे सस्ता टाइप का ग्रेन और मिक्सर करके। योर ग्रेन कुड बी मेज और राइस, ऑयल सीड के साथ मिक्स करके आपको देना चाहिए। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 8 to 12 लीटर पर डे आपको वाटर पिग को देना चाहिए। जितना भी फीड आप देते हो उसका 3.5 to 4 टाइम्स वाटर इनटेक होना चाहिए। विटामिन ए रिच फूड फीड में होना जरूरी है, अदरवाइज पिगलेट्स का डेथ हो सकता है। ओनली 4 to 4.5 kg ऑफ फीड पर डे दो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट 21 डे ऑफ प्रेगनेंसी, इससे ज़्यादा नहीं। 75 to 90 डे ऑफ प्रेगनेंसी मामारी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। वैक्सीन्स में पहले है आपका एफडी, लेपिनाइज्ड और सेल कल्चर एसएफ वैक्सीन। ये स्वाइन फ्लू को काउंटर करने के लिए ये वैक्सीन दिया जाता है। फर्स्ट 20 to 30 डेज जब पिगलेट का एज होगा तब आपको ये वैक्सीन देना है। फिर बूस्टर 30 डेज के बाद आपको एक देना है। फिर आपको देना है जब वो पिग को 6 महीना हो जाएगा तब आपको फिर से एक ये वाला वैक्सीन देना है। एक और वैक्सीन है सेल कल्चर मल्टीवैलेंट एफएमडी वैक्सीन, इसको एफएमडी वैक्सीन कहा जाता है। ये 42 डेज में देना है। पिगलेट जब पैदा होकर 42 डेज हो जाएगा तब उसको देना है। फिर 30 डेज के बाद एक देना है। फिर 6 मंथ में एक देना है। देन आपके एक वैक्सीन है एचएस वैक्सीन, इसको आप 2 महीने के बाद दोगे। पिगलेट जब पैदा हुआ उसके 2 महीने के बाद एचएस वैक्सीन आपको देना है। कुछ डिजीजेस जो आमतौर पिग में देखने को मिलता है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर एएसएफ कहा जाता है। ये एक बहुत डेडली वायरल डिजीज है। ये पूरा डेथ हो जाता है अगर ये फीवर अगर पिग को हुआ तो उसका डेथ हो जाता है। ये ह्यूमन को कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, या फिर ये ट्रांसमिटिंग डिजीज नहीं है, ये पिग से ह्यूमन को ट्रांसफर नहीं होता है। इसका सिम्टम्स है पता चलेगा आपको कैसे कि ये फीवर हुआ है। आपका पिग को थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, हाई फीवर होगा, एपेटाइट एंड स्वेलनेस होगा, खाने को मन नहीं करेगा। आपका पिग का स्किन का कलर रेड हो जाएगा, स्किन लेसन होना शुरू हो जाएगा, कॉफिंग होगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको एएसएफ जैसे मैं बताया था वैक्सीन के बारे में उसको देना है, तो वो ये डिजीज़ होने नहीं देगा। इसको आप प्रिवेंशन के तौर पे यूज़ कर सकते हो ऐसे वैक्सीन। एंड अगर हो गया तो उसको क्वारंटाइन रखना है, अलग पिग से अलग कर देना है। जो जिसको हो गया उसको अलग पिग से निकाल के रखना है। बायोसिक्योरिटी एंड बॉइलिंग ऑफ स्विल,
एक और डिजीज़ है हॉक कॉलेरा, इसको क्लासिकल स्वाइन फीवर कहा जाता है। इसमें आपका पिग का आँख लाल हो जाता है, लेसन्स ऑन द बॉडी, मतलब बॉडी में स्क्रैचेस होने लगता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और आइदर इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। स्किन और कान का कलर रेड हो जाएगा। डायरिया एंड एनोरेक्सिया भी होने का चांसेस है। ये होने से आपका पिग तुरंत ही मर जाएगा। इस डिजीज़ का मोर्टेलिटी रेट बहुत ही हाई है। एक और डिजीज़ है एनीमिया। इसमें आपका पिगलेट जो पैदा होगा उसका वेट कम हो जाएगा, जॉन्डिस होने का चांसेस है। रेड डायरिया और क्लोस्ट्रिडियम एंटेरिटिस एक डिजीज़ है। इस पे नेक स्लाइटली फूल जाता है। 1 और 2 महीने के बाद पिगलेट में ये देखने को मिलता है और इससे पिगलेट का डेथ होने का चांसेस है। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि पिगलेट को सफिशिएंट कोलोस्ट्रम विथिन 36 आवर ऑफ हिज बर्थ, उसको सफिशिएंट कोलोस्ट्रम मिलना चाहिए। कोलोस्ट्रम मतलब फास्ट मिल्क प्रोड्यूस बाय द सो, मतलब जो फीमेल पिग है उसका जो बच्चा पैदा करने के बाद जो पहला मिल्क है उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। इसको पिलाने से पिगलेट के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाता है। इससे होता क्या है कि जितने भी एंटी वायरस हो, मतलब बैक्टीरिया है, उसको एंटीबायोटिक की तरह ये काम करता है। इससे पिगलेट को थोड़ा गर्म महसूस होगा एंड पिगलेट को थोड़ा वार्म टेम्परेचर में रखना चाहिए, रखने की कोशिश कीजिए और पिगलेट को क्लीन रखिए, तो फिर ये डिजीज़ आपका पिगलेट को नहीं होगा। ट्रांसमिसिबल गैस्ट्रोएंटेरिटिस ये डिजीज़ एक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वायरल डिजीज़ है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वायरल डिजीज़ कहा जाता है इसको। इससे वोमिटिंग और डायरिया होता है पिग में। ये बहुत तेज़ी से बॉडी में फैलता है। इसका प्रिवेंशन है आपको इलेक्ट्रोलाइट देना है पिगलेट को एंड उनको गर्म टेम्परेचर में ज़्यादातर रखने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रोलाइट आपका बहुत ब्रांड का आता है, आप दे सकते हैं किसी भी ब्रांड का। फेट डायरिया, इससे फेसेस आर फैटी एंड पेस्टी, मतलब आपका जो पिग का जो टट्टी है वो ज़्यादा मोटापा हो जाता है, वो वाइट और येलोइश कलर का आता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपका जो क्रीप फीड होता है, जो स्टार्टिंग में आपको क्रीप फीड मतलब जो स्टार्टर के पहले जो क्रीप फीड है उसको कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए और इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स मार्केट में अवेलेबल है, वो आप दे सकते हैं। सैनमेलोसिस, हाईनेस ऑफ फीवर, डलनेस, वीकनेस, नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ होगा अगर ये बीमारी होगा तो। रेड हो जाएगा ईयर, पूरा बॉडी में रेड पॉट्स, रेड के धब्बे हो जाएंगे पूरा बॉडी में। प्रिवेंशन कुछ है, आपको हाइजीन मेंटेन करना होगा। डोंट गिव फीड फॉर 2 डे, क्लीन वाटर से ही काम चलाओ, क्लीन वाटर ही पीने के लिए दो, कुछ फीड मत दो। ब्रुसेलोसिस, ये मदर पिग को होता है, इससे वीक पिगलेट पैदा होता है। मास्टिसिस, मामारी ऑर्गन इन्फेक्शन, इससे मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाता है। इन्फ्लुएंजा सिस्टम, इससे हाई फीवर होगा, कॉफ होगा, स्नीजिंग होगा, ब्रीथ करने में डिफिकल्टी आने का संभावना है। आँख लाल पड़ जाएगा, आँख से पानी बहेगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको वेंटिलेशन प्रॉपर मेंटेन करना है। प्लूरल निमोनिया, ये भी इन्फ्लुएंजा सिस्टम जो मैं बताया उसके साथ सिमिलर है। इससे आपका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, ब्लड स्ट्रेन देखने को मिलेगा माउथ और नोज से, एंड सिमिलर इन्फ्लुएंजा सिस्टम का जैसे मैं बताया जो सिम्टम है, ये भी उसमें सिमिलर सिम्टम आपको देखने का मिलेगा। अगर आपको पिग फार्मिंग करना है तो प्रॉपर मैनेजमेंट का ज़रूरत है। इसके लिए आपको रिकॉर्ड, हर दिन का डेली बेसिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। आपको पिग का रिकॉर्ड, एनिमल रिकॉर्ड, रिप्रोडक्शन रिकॉर्ड, फॉलोइंग रिकॉर्ड, पिगलेट्स का रिकॉर्ड, फीडिंग रिकॉर्ड, ये सब रिकॉर्ड नेसेसरी है अगर आप सक्सेसफुल पिग फार्म चलाना चाहते हो। इवन हेल्थ रिकॉर्ड इज आल्सो नेसेसरी।
आपको बार बार इन्विजिलेशन करना पड़ेगा अपना फार्म का, इंडिविजुअली हर एक पिक का इन्विजिलेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने फार्म के लिए लोन लेना चाहते हो तो लोन अवेलेबल है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के तहत। आपको इसमें गवर्नमेंट की तरफ से 50% सब्सिडी मिलेगा, मैक्सिमम 30 लाख रुपीज़ आपको कैश अमाउंट मिलेगा। एंड ये NLMs लोन या नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन आप नाबार्ड से ले सकते हैं। कानारा बैंक, यूनियन बैंक, SBI भी प्रोवाइड करता है ये सब लोन फैसिलिटी। बट गिवन कंडीशन, आपको ज़मीन खरीदने के लिए कोई भी लोन नहीं मिलता है। आपको एनिमल खरीदने के लिए लोन मिल जाएगा, आपको बेसिक पंप लगाना है, सोलर पैनल लगाना है, उसके लिए लोन मिल जाएगा। लेकिन लैंड खरीदने के लिए, शेड के लिए भी लोन मिल जाता है, लेकिन लैंड खरीदने के लिए कोई भी लोन नहीं मिलता है। अगर आप प्रॉपर पिग फार्म के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हो, फिजिकल डिजिटल ट्रेनिंग तो आपको मैं अभी दे दिया, लेकिन आप फिजिकल ट्रेनिंग जैसे कि आपको ज़रूरत होगा कि फीड कैसे देते हैं, फार्म को क्लीन कैसे रखते हैं, रिकॉर्ड कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, ये सब का ट्रेनिंग आपको फिजिकल ट्रेनिंग में ही ज़्यादा अच्छे से आप ले पाओगे। एंड फीड मतलब खाद किस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको खाद प्रिपेयर करना है, ये सब ट्रेनिंग आप देख के लाइव ही फिजिकल ट्रेनिंग में आप अच्छे से ले सकते हो। कुछ गवर्नमेंट के तरफ से फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला है ICAR, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पिग, ये गुवाहाटी असम में है। कृषि विज्ञान केंद्र अपने स्टेट KVK में आप ये वेबसाइट में विजिट करके उनका जो भी टाइम स्लॉट है आप बुक कर सकते हो पिग फार्म ट्रेनिंग के लिए। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है जो पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करवाते हैं, आप YouTube में मिल जाएगा आपको बहुत सारे, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो ये मैं बता दिया आपको, कुछ गवर्नमेंट के तरफ से ICAR, KVK। ओके, दैट्स इट। आई थिंक मैं हर टॉपिक कवर कर चुका हूँ। अगर आपको कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप कमेंट में बताओ आप कब शुरू करोगे तो कितने पिक से आप स्टार्ट करोगे, कमेंट में बताओ। और अगर आप पिग फार्म कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस है, तो कमेंट में बताओ कि और कौन सा प्रिकॉशंस आपको लेना ज़रूरी है, ताकि जो वीडियो देखेंगे लोग कमेंट भी पढ़ते हैं तो उनको मदद हो जाएगा। वेट, बहुत लोगों का डाउट हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा लगता है, क्योंकि माल कंजप्शन पिक का तो अदर स्टेट में इतना नहीं है। जो भी माल है आपका वो जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, तो वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कैसे निकालोगे, कैसा कितना लगता है, डिटेल्स में डिस्कस कर देते हैं थोड़ा। देखो, मैं यहाँ पे कोलकाता टू गुवाहाटी कंसिडर किया हूँ ट्रक ट्रांसपोर्ट के लिए। जो आपका बड़ा ट्रक आता है 12 व्हीलर वाला, स्पेशली पिक के लिए केस प्रिपेयर किया जाता है, तो वही ट्रक आके आपका माल लेके जाता है। नॉर्मली वो 12 to 14 व्हीलर वाला ही ट्रक प्रिपेयर किया जाता है उसके लिए। तो 12 to 14 व्हीलर वाला ट्रक का माइलेज एवरेज आपका 3 to 4 किलोमीटर पर आवर के MPL है। एंड 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट मैं 100 रुपीज़ पकड़ता हूँ। कोलकाता टू गुवाहाटी किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है 964 किलोमीटर, तो पेट्रोल कॉस्ट आपका हो गया टोटल 65,000 रुपीज़, ये जाने का। तो आने का भी खर्चा होगा, तो इसको डबल कर देते हैं। स्लाइटली करेक्शन, ये जो 65,000 रुपीज़ में बोला, ये जाने आने का दोनों का कॉस्ट मिला के मैं बता रहा हूँ। तो आने का कॉस्ट आपका 32,000 समथिंग है, जाने का कॉस्ट भी सेम सिमिलर ही है, तो टोटल आता है आपका 65,000 ट्रांसपोर्टेशन का। एंड एक ट्रक, बड़ा ट्रक 14 व्हीलर वाला, उसमें मैक्सिमम 250 पिग जा सकता है। 250 पिग मीन्स आपका एक पिग 100 kg, तो टोटल आपका हो गया 25,000 kg ऑफ पोर्क या मीट, आप जो भी बोल लो। तो 65,000 रुपीज़ डिवाइड बाई 25,000, तो 1 kg का आ गया आपको 2.6 to 3 रुपीज़। एंड पर केजी पे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन जो जिसका ट्रक है वो भी कमीशन लेगा, तो पर केजी आप
₹1 पकड़ लो, तो आपका पर केजी का कंजप्शन आ गया आपका 3.624 रुपीज़। आपका पर केजी में आपको 3.624 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। ये मैं कोलकाता टू गुवाहाटी कैलकुलेट किया था। आप अपना जहाँ से जहाँ आपको भेजना है माल, आप डिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड ट्रक डीलर ढूंढना भी बहुत आसान है। आप ऑनलाइन सर्च कर लो, आपको बहुत सारे ट्रक डीलर्स का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी परेशानियाँ नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको दे दूंगा डीलर्स के नंबर। बट मेक श्योर आपके पास मिनिमम 200 to 250 एनिमल्स होना ज़रूरी है मिनिमम। अदरवाइज़ आपका अगर उससे कम है बहुत, या 50 ऐसा है, 30-50, तो उसको ले जाना फिर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। तो मेक श्योर आपके पास बल्क में माल हो, एनिमल हो, तो ही आप बुलाओ डीलर्स को। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि आपके नेटवर्क में जो भी अदर फार्मर्स है, उनका भी थोड़ा थोड़ा करके माल आप अपना नेटवर्क बना लो, तो मिल करके आप डीलर्स को बुला सकते हो।